नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। इसमें बात करते हैं हम 60 तक हमने सवाल कर लिए थे बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, 61 तक। हाँ, नेक्स्ट सवाल है हमारा 62। सिंपल है, टाइफाइड को सालोमोना टाइफी से होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सामान्य जुखाम राइनो वायरस से होता है, हाथी पांव बुचेरिया से होता है और न्यूमोनिया स्ट्रेटो न्यूमोनी से होता है। इसे आप देख लेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। टाइफाइड ये भी मैच है, ये भी है। और हाथी पांव आपका किससे होता है? बुचेरिया सीका के। सीका के किस में है? ये है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, बी का आई, ए का एल, बी का आई, ठीक है, सी का के, सी का के और इसका ये। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा अधात्विक, ये गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लूसेंट आप देख लेना, बेहतर आपको मैं बताऊं, लूसेंट वैसी चीजों के लिए मत देखा कीजिए आप। बट आपको अगर साइंस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप बेसिकली जो लूसेंट में साइंस का पीछे पेज दिए रहते हैं उन्हें आप, आईएएस तो नहीं कहता मैं, यूपीएससी तो नहीं कहता, बट पीसीएस लेवल तक आप इजिली उससे कैरी कर जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, उससे ही सवाल आते हैं जो भी एग्जाम होते हैं पर्टिकुलर। या आप 6 से 12 तक की, सॉरी 6 से 10 तक की बायोलॉजी पढ़ लीजिए, उससे सवाल आपके कवर हो जाएंगे। दो ऑप्शन है आपके पास पढ़ने के लिए। कौन सा अधात्विक खनिज है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से संबंधित होता है। हेमेटाइट लोहा होता है। मैग्नेटाइट अर्भक माइका। तो अधात्विक खनिज क्या होगा हमारा? माइका। जैसे आप देखते हैं इंसुलेटर बनते हैं बेसिकली माइका से, अर्भक। एस्टेरॉइड किसके बीच होते हैं? तो ध्यान रखना है आपको कि कौन, मंगल और बृहस्पति इसके बीच देखने को मिलते हैं। चित्र का फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। अब आप जो नए बच्चे हो इन्हें देख ले, बल्कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं कि पी एंड जी, यदि आप फोटो को कंप्यूटर में बना के सेव करते हैं, ठीक है, तो वहां डॉट के पीछे या तो आपको पीएनजी मिलेगा, या जेपीजी मिलेगा, या डॉट टीएफ आईआईएफ मिलेगा। तो इन्हें ही बेसिकली जो डॉट के बाद होता है इसे एक्सटेंशन बोलते हैं। डॉट कॉम जो होता है, जैसे आप हमारे चैनल का नाम देखेंगे मार्ग ICS.com, तो बेसिकली डोमेन होता है। ठीक है, तो डॉट कॉम नहीं है, ये वेबसाइट के पीछे का एक्सटेंशन है बेसिकली देखा जाए तो ये है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपकरण किसका लिया जाता है? स्कैनर नहीं, प्रिंटर नहीं, रैम नहीं, तो राउटर का यूज किया जाता है बेसिकली नेटवर्क से जोड़ने के लिए। नेटवर्क मतलब इंटरनेट आपको लेना है, कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको बेसिकली राउटर लगाना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो रोम चिप भी वैसे ही लगाया जाता है, हार्ड डिस्क भी ऐसे ही लगाई जाती है, मदरबोर्ड लगाया जाता है। लाइनेक्स ये एक सर्च ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स नहीं है। ईमेल साहू प्रयादाता याहू मेल है। ये कंप्यूटर के सवाल थे लगभग 65 से लेके 69, 4 सवाल कंप्यूटर के भी थे, अच्छे सवाल थे, इजी सवाल थे मैं आपको बताऊं। ठीक है, कोसाम्बी में महाजनपद की राजधानी, सिंपल है आप इसे, अरे कहां कर दिया, हाँ, बत्स। अलवार संतों को क्या कहते हैं? वैष्णव। और शैव को क्या कहते थे? नए नार। ठीक है, बहुलक का विद्युत स्विच बनाने के लिए, ये बैकेलाइट है, ध्यान रखना है आप इसे ऐसे समझे, जैसे आप देखते हैं ना कि स्विच जो होता है, स्विच बेसिकली बैकेलाइट का ही बना होता है, और जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, उसमें करंट नहीं आता है। उसके पीछे जो हम लोहे की स्ट्रक्चर या छोटे छोटे जो कनेक्टिंग वायर रखते हैं, उसे बेसिकली हम ऐड किससे करते हैं? वो सुचालक होते हैं विद्युत के, और उससे रेजिस्टेंस के लिए आप स्विच को, बोर्ड को समझे, बेसिकली वो बैकेलाइट से ही बना होता है। इसका आम दैनिक जीवन उपयोग में मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। लवक बेसिकली पादप में पाया जाता है। लाइसोसोम आपका देखा जाए तो ये क्या होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाँ डाइजेस्टिव एंजाइम है, उन्हीं को करता है। राइबोसोम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हंटर आयोग, ध्यान रखना, हंटर आयोग जो था 1882 में हंटर आयोग बनाया गया था। बेसिकली आपको बताऊं, ये आपका अकाल के लिए एक हंटर समिति भी है, गूगल करिएगा हंटर समिति, ये आपका होमवर्क है।
हंटर समिति रिलेटेड किससे है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। साहेब बेखबर किसे कहा जाता था, बेसिकली ध्यान रखना, वो कहा जाता था बहादुर शाह फर्स्ट को। जहादर शाह किसे कहा जाता था, जहादर शाह को क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख, ये ध्यान रखना है। फारूक शेर इंपॉर्टेंट है, 2-3 फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना आप। 1717 में जो फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट दिया था वो फारूक शेर ने ही दिया था, किसे, ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी को। और इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, घृणित कायर, ठीक है। ये 2-3 चीजें आपको इसके बारे में बेसिकली ध्यान रखनी है, घृणित कायर और ब्रिटिश सरकार को जो मैग्ना कार्टा, इसी को ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार की नींव पड़ने का सबसे अगर पुख्ता कोई कारण था तो वो जो मैग्ना कार्टा था 1717 में, जो फारूक शेर के द्वारा दिया गया था। इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताऊं। इस समय एक कमीशन आया था हिंदुस्तान में, और जो फारूक शेर था उसकी पीठ पर कुछ फोड़ा टाइप हो गया था, तो उसका इलाज करना था। तो उन्होंने, और वो जानलेवा था, मैं आपको बताऊं। तो भाई सिंपल सी बात है कि आपने इलाज किया तो आपको बदले में कुछ चाहिए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ये रख लो। इनके बाप दादाओं की जमीन थी ना यहाँ पर, तो जो था यार दे दिया, आपको पता ही ये चीजें। तो कुल मिला के ये बात रही, तो इन्होंने ही 1717 का मैग्ना कार्टा ही माना जाता है, बेसिकली ये ध्यान रखना। हालांकि और भी है, जब हम उसे पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। मित्र मेला इल्बर्ट बिल विवाद किसका है, रिपन के समय का है, 1882 में। और स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, आपका रिपन को ही माना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर सभी गवर्नर जनरल्स में या सभी वायसराय में एक बात निकल के सामने आए कि सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन था, तो वो ध्यान रखना है आपको, रिपन ही नाम आता है। रिपन सबसे भारत के सबसे ज्यादा फेवर में था, इसलिए बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो काम यहां पर नहीं कर सके। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्हें से लेकर, अच्छा ये नहीं, मित्र मेला है सबसे पहले, इसे देख लेते हैं। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो बीडी सावर का है, ध्यान रखना आप। ये इंपॉर्टेंट है, जो ये है 1973 का है, ये 1950 का है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, गोलकनाथ शायद 1967 का है, और एसआर बोम्मई आपका 1900, एसआर बोम्मई बना, हाँ ये 1994 का है। तो अब आप देखिए सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड आएगा सबसे पहले, फिर कौन आएगा, फोर्थ आएगा, नहीं, हाँ अरे यार ये कंफ्यूज हो गया ना, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड, फिर आएगा ये, फिर आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा हमारा थर्ड, एसआर बोम्मई 1994 का। इनके बारे में चीजें आप थोड़ी सी और जानकारी रखनी है आपको, मैं आपको बताऊं 2-3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। जो केशवानंद भारती है, बेसिकली वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, आपका मूल संरचना की बात करता है। गोपालन और एसआर बोम्मई जो है, एसआर बोम्मई जो है, जो हमारे यहाँ उठा के कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, तो ये राष्ट्रपति शासन को न्यायालय ने कहा कि उसकी कभी भी स्क्रूटनी हो सकती है, कभी भी उसे चेक किया जा सकता है। ये चुनी हुई सरकार को क्या है कि एक प्रकार से मनमाने तरीके से तानाशाही रवैये से हटा देना है, तो इस पर निर्णय दिया था। और आपका जो गोलकनाथ था, ये फंडामेंटल राइट्स की, गोलकनाथ ये एफआरएज की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, ठीक है। और गोपालनवाद को ध्यान रखना, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जो बात करती है, उसके बारे में महत्वपूर्ण केस है। तो कई बार ये सवाल मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। अभी तो ये ईयर वाइज आए हैं, बट
फिर भी आपको ध्यान रखना है केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। गोपालनवाद आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। एसआर बोम्मई आपका किसकी बात करता है, बेसिकली जो कभी भी केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर राज्यपाल की अनुशंसा पर क्या लगा दिया जाता था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था। और जो गोलखनाथवाद है वो किसकी बात करता है, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। कहता है कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट में मनमाने तरीके से कटौती नहीं कर सकते हैं, इसकी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल आता है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, चलिए, अच्छा किसके स्थान पर आया, ऐसा है ना। तो योजना आयोग किस स्थान पर आया है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखना 1952 का है, 1952 का है। और योजना आयोग हमारा 1950 का है। ठीक है, इसी के स्थान पर आया था। और ध्यान रखना इसे यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा भी दी जाती है, सुपर कैबिनेट। ठीक है, इसका जो हेड होता है वो क्या होता है, पीएम होता है। और ये क्या काम करता है, राज्यों व केंद्र के बीच एक पुल का काम करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है अंतरराज्यीय परिषद और एक है जोनल काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद को आपको ध्यान रखना है, हमारे यहां अंतरराज्यीय परिषद जो है हमारे यहां वो आर्टिकल 263 के तहत गठित हुई थी। ठीक है, और किसकी अनुशंसा पर, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग कब का है, 1982-83 का। ठीक है, गठन कब हुआ था इसका, 1990 में। ठीक है, मई में गठन हुआ था और अक्टूबर 1990 में पहली बैठक हुई थी इसकी। ठीक है, पहली बैठक हुई थी। और इसका भी हेड कौन होता है, अंतरराज्यीय परिषद इंटर काउंसिल स्टेट का पीएम। दो तीन चीजें बताई मैंने आपको। अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन हुआ वो आर्टिकल 263 के तहत हुआ। किसकी सिफारिश पर, सरकारिया आयोग का हमारे यहां गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए। बहुत सारे सुझाव दिए थे, बेसिकली केंद्र राज्य संबंध पुंछी आयोग बना था। तो सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, 1982-83 में। इसने अपनी अनुशंसा दी और 19 मई 1990 में वीपी सिंह सरकार थी उस समय, तो उन्होंने 1990 में बनाया था। और अक्टूबर 1990 में पहली बार इसे क्या बनाया गया था, पहली बैठक हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखिए। एक आता है क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद को मैं आपको इधर बता देता हूं, यह भी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल हमारे यहां बेसिकली अगर आप देखा जाए तो 6 हैं। ठीक है, जोनल काउंसिल हमारे यहां कितनी है, 6। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मिडिल। ठीक है, ये हो गई 5। और 1972 में नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल का गठन किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उत्तर पूर्वी जोनल काउंसिल या उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था, 1972 में। इसे आप ऐसे समझें कि ये भारत है, इनके जैसे नॉर्थ में नॉर्थ के कुछ राज्य आ जाएंगे, वेस्ट के कुछ राज्य वेस्ट में आ जाएंगे, ईस्ट के कुछ राज्य ईस्ट में आ जाएंगे, साउथ के उसमें आ जाएंगे, और मध्य में जैसे उत्तराखंड हमारा किस में आता है, मध्य में आता है बेसिकली। ठीक है, इसमें आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्य किस में आएंगे, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल में। ठीक है, इसका हेड कौन होता है, होम मिनिस्टर। ठीक है, गृह मंत्री से चेयर करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये सवाल बेसिकली कई बार बच्चों का गलत होता है, तो आपको ध्यान, अंतरराज्यीय परिषद अलग है और क्षेत्रीय परिषद अलग है। ठीक है, इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया, 86 के संविधान संशोधन के द्वारा। आपको सिंपल सी बात है। अब ये सवाल अच्छा था, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की विधायी के संप्रभु है। बिल्कुल सही बात है। भाग 5 और भाग 6 ये कहता है कि संसद अपने क्षेत्र में अपने राज्य केंद्रीय सूची पर विषय बनाने के लिए स्वतंत्र है और राज्य अपनी अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने के संप्रभु है, सॉवरेन है। बट
नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध। यस, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोर्ट हमारा तो विरुद्ध है। सिंपल सी बात है, ये कहते हैं कि यदि कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है, यानी संविधान के जो पैरामीटर्स हैं, यानी संविधान जो हमारी मूल भावना उसे प्रदर्शित करती है उसके अनुरूप काम नहीं करता है, तो उसे क्या करेगा, ये समाप्त कर देगा, इसकी बात करता है। तो ये दोनों सही होंगे बेसिकली। सवाल देखो इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, बस समझने की जरूरत होती है, समझ सब आ जाएगा। बस ये है कि बस अर्थ आपने अच्छा सा पढ़ा किसके साथ है, पढ़ा किससे है, बस आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी इतनी फीचर क्लैरिटी आपके अंदर होगी तो आप आसानी से सवाल कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने कथनों पर विचार किए दीवार अमीर कोही की स्थापना यस ये की थी और बाजार नियंत्रण इनके द्वारा नहीं किया गया था। मैं आपको बताऊं, ठीक है, बाजार नियंत्रण बेसिकली किसके द्वारा किया गया था, बाजार नियंत्रण बेसिकली किसके, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बाजार नियंत्रण आप बेसिकली अगर देखा जाए तो किसके, अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर 4 पद थे, सहना ए मंडी और सहना ए मंडी, दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, बरीद और आपका नेक्स्ट था मुहियान, मुहियान। ठीक है, ये गुप्तचर जो व्यवस्था था उसे देखता था। बरीद जो था वो आप ऐसे समझ सकते हैं वो मार्केट इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर। सहनाई जो मंडी था वो बाजार का हेड था, बाजार हेड। ठीक है, और दीवाने रियासत की अगर हम बात करें तो ये भी एक जो कार्य था बाजार से संबंधित उसी को देखता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बाजार नियंत्रण का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने और इसी के अंतर्गत इन 4 डिपार्टमेंट का गठन किया गया था, सहनाई मंडी, दीवाने रियासत, बरीद और मुहियान। मुहियान बेसिकली गुप्तचर और बरीद मार्केट में घूम के ये देखता था बेसिकली कोई मिलावटखोरी तो नहीं कर रहा है या चोर बाजारी तो नहीं कर रहा है या ओवर रेट तो नहीं कर रहा है। और दीवाने रियासत, सहनाई मंडी बेसिकली पूरा मंडी का एक प्रकार से हेड होता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अस्प्रधानों में वित्त मंत्री कौन होता था, तो अमात्य होता था। पेशवा क्या था, पीएम था। दबीर क्या था, दबीर या सुमंत इसे कहते थे, ये क्या था बेसिकली, विदेश मंत्री। ठीक है, ये क्या था बेसिकली, विदेश मंत्री। और बाक्यानवीस क्या था, सूचना विभाग से संबंधित, सूचना विभाग। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान थे, 8 प्रकार के मंत्री थे। पेशवा पीएम को कहा जाता, अमात्य हमारा आय व्यय यानी वित्त मंत्री को लेखा जोखा रखता था। ठीक है, नागरिकों के लिए समान सिविल संविधा कोड आर्टिकल 44 के तहत है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य है, बिल्कुल ये बात भी सही है। संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। मौलिक अधिकार यूएसए के हैं, मौलिक कर्तव्य यहां के हैं, बिल्कुल। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के हैं, आयरलैंड के हैं, ध्यान रखना है आपको। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची है, यानी इसमें पूछा था सुमेलित नहीं है, हाँ तो ये गलत है। अब प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची है। 21वें द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी, 52वें द्वारा दल बदल जोड़ा गया था। ठीक है, और 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18। तो आप मैच कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये है, राज्यसभा सीटों का आवंटन 4 में होगा। ठीक है, भाषाएं हमारी समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, 8वीं अनुसूची में है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों से प्रावधान 2री में है और जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं में है। ये आप मैच करके आंसर कर लेना। अब है आपका भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। 1976 आपात घोषणा 1962 से 1968 तक रही थी, आपको पता होना चाहिए। सूचना का अधिकार 2005 का है और 73वां संविधान संशोधन 1993 का। इसे भी आप ऑर्डर मैच कर लेना अपने हिसाब से, इस तरीके से चीजों को आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम चलते हैं। गवर्नरों का कार्यकाल नियुक्त करना था, आपको बताऊं। सेन जो हमारे यहां
पीसी भट्टाचार्य, सी रंगराजन, विमल जालान और सेन गुप्ता। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो था आपका 1992 से 1997 तक। विमल जालान तुरंत इनके बाद आ जाते हैं, 1997 से 2002 तक। और सेन गुप्ता लगभग ज्यादा दिन नहीं रहे थे, 92 डेज रहे थे ओनली। ये रहे थे आपके मई 1975 से अगस्त 1975 तक। और पीसी भट्टाचार्य जो रहे थे आपके 1962 से 1967। ये थोड़ा टफ सवाल कह सकते हैं, हालांकि इतना सवाल ज्यादा, इतना डिटेल कौन याद करेगा कि उनका क्रम बैठ के हम याद करें, तो ऐसा नहीं होता है बेसिकली। बट फिर भी सवाल आया था तो करना लाजमी था, तो ये चीजों को ध्यान रखना आपको इस तरीके से। इसे भी आप ऑर्डर मैच कर लीजिएगा। ये सवाल मैंने आपको जोर दे के बताया था, मैंने कहा अब सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। एसडीजी 6 किसकी बात करता है? साफ पानी की बात करता है। 13 जलवायु परिवर्तन की बात करता है। 10 असमानताओं में कमी करता है। 16 शांति न्याय की बात करता है। ठीक है, 2025-26 के अनुसार अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.4 का है, ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा को वित्तीय घाटा भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसे वित्तीय घाटा भी कहा जाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा बेसिकली होता क्या है, आप इसको बहुत लेमन टर्म में समझे। सरकार की वो प्राप्ति जो बिना ऋण वाली है, उनसे अलग जो होता है उसे राजकोषीय बेसिकली घाटा का, बिना ऋण वाली प्राप्ति को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे थोड़ी सी अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है आधा पौन घंटा भाग जाएगा इसमें भी, बट फिर भी आप राजकोषीय घाटा समझिए। राजकोषीय घाटा को अन्य नाम से वित्तीय घाटा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कहा 2025-26 के अनुसार, यानी कि 25-26 का भी बजट आया है, तो अगले साल हमने क्या टारगेट रखा है कि हमारी टोटल जीडीपी का कितना होगा, 4 इतना लेके आना है हमें। ठीक है, 4.4% रखना है, क्योंकि ये लगभग 7.6 तक चला गया था, तो इसे कहां तक लेके आना है हमें, 4.4 तक लेकर आना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा एस तारापोर समिति। ये इंपॉर्टेंट है। परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण रूप से हासिल कर लिया। ध्यान रखना, ये किसकी बात करता है, चालू खाता घाटे परिवर्तनीय को हमने पूर्ण रूप से हासिल कर लिया। यानी एक पूंजी खाता अभी गतिमान है, ये सरकार के ऊपर है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, तारापोर समिति का 1997 में जो गठन किया गया, तो हमारे यहां एक था फेरा एक्ट, आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम फेरा एक्ट। ये 1973 था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1999 में इन्हीं की अनुशंसा पर आया फेमा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वहां रेगुलेट था सरकार पहले। आप पहले रुपए की परिवर्तनीयता समझ ले, थोड़ा सा मैं आपको बोल के बता देता हूं कि यदि हम यहां से विदेश जाते हैं तो हमें अपनी धनराशि को परिवर्तन करने के लिए या परिवर्तन करने से पहले केंद्रीय बैंक की या बैंक की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसी आधार पर दो प्रकार के खाते होते हैं हमारे, एक चालू खाता और एक हमारे यहाँ पूंजीगत खाता। चालू खाते में बेसिकली वो चीज आती हैं आपकी जो टेंजिबल या इनविजिबल होती हैं बेसिकली, यानी जो व्यापार चीजें होती हैं हमारी, वो किस में आएंगी, चालू खाते घाटे में। यानी ये व्यापार से संबंधित जो चीजें होंगी हमारी किस में आएंगी, चालू खाते घाटे में आएंगी, चालू खाते में। और पूंजीगत खाते में बेसिकली क्या होगा, एफडीआई है, कोई निवेश होना है तो उसके अंतर्गत क्या आएगा हमारा, पूंजीगत खाता। तो अभी हमने पूंजीगत खाता को पूर्ण कन्वर्टेबल या टोटल कंप्लीट कन्वर्टेबल नहीं किया है, सिर्फ हमने चालू खाता कन्वर्टेबल ही किया है। ठीक है, तो केवल एक ऑप्शन होगा। मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु किशोर तरण, युवा नहीं होता है, एलिमिनेट हो जाता, वृद्ध नहीं होता है, वृद्ध नहीं होता है। ठीक है, मुद्रा योजना कब की है आपकी, 8 अप्रैल 2015 की है, और अभी हाल ही में इसकी परिभाषा बदली गई है। तो ये आप गूगल कर लेना कि परिभाषा में शिशु के अंदर कितना किया जाता है, तरुण के अंदर कितना किया जाता, किशोर के अंदर कितना लोन दिया जाता है, तरुण के लिए कितना दिया जाता है। नहीं मिलेगा तो कमेंट करना, मैं फिर आपको इन्हें डिटेल में समझाऊंगा। ये बेसिकली नाबार्ड पूछा था, 12 जुलाई 1982 को स्थापना है। लचीली मुद्रास्फीति को अपनाने का सुझाव, ये उर्जित पटेल है, 2012 में इनके द्वारा दिया गया था। ये 2025-26 की सबका विकास एक थीम थी इसकी। आकांक्षी जिला, ये भी मेरी क्लास से मैंने बताया था आपको, 2015 में नहीं 2018 में शुरू किया गया था और
12 डिस्ट्रिक्ट है, 100 डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और आपको बताया मैंने 2023 में क्या आकांक्षी ब्लॉक, आकांक्षी ब्लॉक यानी आकांक्षी विकास खंड भी इनके द्वारा चलाया गया है। उच्च न्यायालय स्थायी बेंच कहां पर है आपकी? मध्य प्रदेश की, भोपाल में नहीं है, इंदौर में है, ठीक है। और प्लांट इकोनॉमी आपकी किसकी है? विश्वेश्वरैया की। और VKRB प्रथम वैज्ञानिक प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की थी? आपकी VKRB राव के द्वारा। पहली प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा? हमारे दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। और प्रथम वैज्ञानिक तरीके से किसने की थी प्रति व्यक्ति आय? VKRB राव, ध्यान रखना है। और प्लांट इकोनॉमी किसकी है? विश्वेश्वरैया। तो ये रहा हमारा जीएस का जो एक ओवरऑल अप्रोच थी, आपको मैं बताऊं उसका। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन एरियाज पर चीजें ध्यान रखनी है। पेपर से पहले लोअर पीसीएस से प्लस पटवारी लेखपाल का पेपर है, तो मैंने पूरा प्रयास किया। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। फेरा एक्ट बताया, फेमा एक्ट 1999 का है, सी रंगराजन क्या है, ये क्या है, तो इन चीजों को लेके हमने लगभग डिस्कशन किया। मैंने मेहनत तो की, अब उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बट आपसे मेरा एक अनुरोध जरूर है, अगर इतनी मेहनत की है और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को थोड़ा सा प्लीज सब्सक्राइब बढ़वा दीजिए, प्लस शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी नीडी, चलो सब्सक्राइब भी छोड़िए, आप जो भी नीडी बच्चे हैं उनके लिए प्लीज आप शेयर जरूर कर दीजिए चैनल को। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा पड़ा है और लाखों हजारों की संख्या में उन पर व्यूज हैं। अब पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। बट मेरा आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप जो नीडी बच्चे हैं आपके टच में, उन्हें मेरा चैनल जरूर रिकमेंड करें। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, पैसा कमाना उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बताऊं, सिंपल सा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए मैं एक गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हूं, तो सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा ऐसी स्वेच्छा है नहीं। बट मेरा एक पैशन है कि मैं अच्छा आउटपुट दूं, और उससे मुझे एनर्जी किससे मिलेगी? पैसा तो यहाँ से मुझे नहीं मिलेगा, बट मुझे एनर्जी मिलेगी जब आप इसे शेयर करेंगे, प्लस आप इसे लाइक करेंगे, और एक जो चैनल की रीच है वो बढ़ेगी और जो नीडी बच्चे हैं उन तक जाएगी। तो वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके साथ के लिए धन्यवाद। और उम्मीद है पेपर मैंने पूर्ण प्रयास किया आपको डिस्कस करने का। ये जीएस पार्ट था, सीसेट हम जल्द ही डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।